नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप जैसा देख रहे होंगे हम पीछे सेंटर ऑफ द मास के बारे में जान रहे थे। मतलब जब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स के लिए, तो हमें एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, क्या कहते हैं उसको, हम सेंटर ऑफ द मास। आप पीछे देखते आए होंगे कि हम सेंटर ऑफ द मास को डिफाइन किए थे। मतलब हमने पहले से डिफाइन था कि सेंटर ऑफ द मास एक ऐसा पॉइंट होता है पूरी बॉडी में जहाँ पे सभी मासेस कॉन्सेंट्रेटेड होती है पूरी बॉडी की। उसके पीछे का रीज़न, लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट हम पीछे समझ चुके हैं। अब क्यों पढ़ते वो भी हम देख लिए हैं कि जब हम बात करते हैं न्यूटनियन मैकेनिक्स की, ये हम न्यूटन की बात करते हैं, जो न्यूटन चीज़ बनाए हैं, जो लॉज दिए गए हैं, वो कभी भी हम जब अप्लाई करते हैं किसी पॉइंट मास पार्टिकल की बात करते हैं। पॉइंट मास मीन्स मान लीजिए कोई पार्टिकल है, तो हम मानते हैं कि उसका किसी पॉइंट पे उसका क्या दिखाया जा रहा है, पोजीशन दिखाया जा रहा है, इसलिए उसका पूरा मास है। लेकिन रियलिटी में सभी कोई पार्टिकल हम देखते हैं मैक्सिमम जो हम न्यूटन मैकेनिक्स में पढ़ते हैं वो पॉइंट मास नहीं होती है। वो क्या होती है, एक्सटेंडेड बॉडी होती है या सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स होती हैं। तो हम कैसे माने कि कौन सा पॉइंट हमको लेके चलना है? तो जो हम पॉइंट कंसीडर करते हैं होता है सेंटर ऑफ द मास, जो सभी का एक ओवरऑल इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ें कि जब हम किसी बॉडी को, प्रोजेक्टाइल बॉडी को अगर फेंकेंगे, किसी बॉडी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन करा रहे हैं या किसी ग्रेविटी के अंदर फेंक रहे हैं अर्थ पे, तो एक मोशन करती है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन अगर मैं अपने आप को कूदूँ कहीं किसी छत से, तो मैं जो मोशन करूँगा, अगर हम मेरे सेंटर ऑफ द मास को देखें तो प्रोजेक्टाइल मोशन की वजह से क्या होगा, वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, एक पैराबोलिक पाथ होगा। बट मेरे हर पार्टिकल्स बॉडी के सब अलग अलग मूव करेंगे, है कि नहीं? तो अगर हम सभी पार्टिकल्स को कंसिडर करके चलें और सबको बताना स्टार्ट करें, तो क्या होगा, चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, चीज़ों को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो सके कि बुक भी खत्म हो जाए, बट मतलब 200-300 पेजेस की बुक खत्म हो जाए, बट हम अपने आप को समझा नहीं पाएँ कि हर पार्टिकल कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो हम क्यों जाएँ हर पार्टिकल को बताने जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम एक ऐसा पॉइंट कंसिडर करते हैं जो चीज़ों को अच्छे से इफेक्ट में बता दे कि क्या होगा, जो हमारा सेंटर ऑफ द मास होता है। ठीक है, तो कभी भी हम कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और मेनली जब फिजिक्स की बात करते हैं, तो हमें क्या देखते हैं, पैटर्न, कि कोई चीज़ हो रही है तो कैसे हो रही है। हुँ, हम पैटर्न ढूँढते हैं, कोई भी साइंटिस्ट कुछ भी करता है तो पैटर्न ढूँढता है। हमारे क्या है, नेचर में बहुत सारी चीज़ें घटित होती हैं, तो वो कैसे हो रही हैं, कैसे पैटर्न फॉलो कर रही हैं, अगर ये पैटर्न उधर होगा तो कैसे फॉलो करेंगे। इसी तरह से क्या होता है कि हम किसी चीज़ को डिस्कवर करते हैं, थ्योरी बनाते हैं, है कि नहीं? तो जैसे आप देखेंगे न्यूटन्स ने देखा, पहले एप्पल गिरा, फिर जो भी चीज़ें हुई जो बताई जाती है कहानियाँ, तो ऐसे-ऐसे उन्होंने पैटर्न ढूँढा, फिर पैटर्न से मुझे उनको पता चला कि ये लॉजिक सब में फॉलो हो रहा है, ये फॉर्मूला सब में फॉलो हो रहा है, तो एक फॉर्मूला दे दिए, क्या? जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, F=g/m/r², माइनस लगा के अगर वेक्टर फॉर्म में लेके चल रहे हैं तो। हुँ, तो ये तो आप समझ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, जो न्यूटन्स के हम लॉ पढ़ते हैं किसी पॉइंट पार्टिकल के लिए, अगर हम किसी एक्सटेंडेड बॉडी के लिए या किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के हम जब लगाएँगे, तो कैसे वो अप्लाई होता है? अगर मान लेते हैं हमारे पास बॉडी है, मतलब डिस्क्रीट बॉडी हो सकती है या सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स हो रही है, उसमें बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फोर्स लग रहा है, तो उसका सेंटर ऑफ द मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, उस सबको देखेंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ कैसे अप्लाई करेंगे वो सब देखना है हमें। तो आज हमें वो सीखना है। ठीक है, तो देखिए, आप जानते होंगे कि मान लीजिए एक टेबल है, आप जानते हो क्लू बॉल, जिसमें क्या है, हमारे पास बिलियर्ड बॉल्स है। इसको आप समझिए ऐसे, या समझिए मार्बल्स के बॉल हैं। मार्बल मीन्स जिसे कंचा बोलते हैं और हम कहीं गोली बोलते हैं, जो हम बचपन में खेला करते थे। मान लीजिए 2 बॉल हैं, एक एम है, दूसरा दूसरा भी मान लीजिए मास एम है। तो अगर हम उन दोनों के सेंटर ऑफ द मास की बात करें, तो आपको पता है कि बीच में आएगा, दोनों के बीच में, तो ये सेंटर ऑफ द मास है। हुँ, मान लीजिए हमने कुछ फोर्सेस से इसको क्या किया, हिट किया, तो जब हम हिट करेंगे तो हम उसका फोर्स लगा रहे हैं। जब हिट करने के बाद ये बॉल जब रिलीज़ होगी, तो क्या होगा, इस कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी होगी। क्या होगी? वेलोसिटी होगी। अब जब फोर्स लग चुका है, अब रिलीज़ हो चुकी है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। अगर हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करें, तो मान लेते हैं फ्रिक्शन नहीं है, तो ये हमारा पार्टिकल मूव करेगा, मान लीजिए इसकी जब मूव कर रहा है, कुछ समय बाद जब वो इसके पास जाकर टकराएगा, जब टकराएगा तो हो सकता है, मतलब टकराने में कोलिजन होगा, हो सकता है कि एक पार्टिकल यहाँ चल जाए, दूसरा पार्टिकल यहाँ चल जाए, या ये रुक जाए, दूसरा वाला चले जाए आगे। ये मतलब इस पे लड़ के पहला वाला रुक जाए, दूसरा वाला चल जाए। या हो सके दोनों साथ में चल जाए, कुछ भी हो सकता है। तो देखेंगे हमको पैटर्न उतना समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या हो रहा है। लेकिन जब देखा गया कि इसमें एक ऐसा पॉइंट है जो इसकी वेलोसिटी जो पहले थी वो बाद में भी वही बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। बस तो ये जो फोर्सेस हो रही है, अगर हम इसका सिस्टम सेंटर ऑफ द मास कंसिडर करें, तो ये जो फोर्सेस है क्या है, इंटरनल फोर्सेस है। तो मतलब एफ नेट एक्सटर्नल जीरो है। तो हम क्या जानते हैं, अगर किसी चीज़ पे अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका मोशन कांस्टेंट होना चाहिए, वेलोसिटी उस डायरेक्शन में कांस्टेंट होनी चाहिए। तो देखेंगे कि इसकी जब ये दोनों बॉल्स एक-दूसरे में लड़ेंगे, तो हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए। बट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसकी वेलोसिटी जो पहले थी वो भी बाद में बनी हुई रहती है, तो उसी वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है? वो होता है सेंटर ऑफ द मास। तो हमने एक पैटर्न ढूँढा, एक पॉइंट ढूँढा जो सेंटर ऑफ द मास है, जो अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है और चीज़ों को बहुत आसान कर दे रहा है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा है।
मतलब जैसे पहले मोशन था, जितना फोर्स अगर नेट जीरो है, बाद में भी क्या होगा, वैसी मोशन कर। अगर मान लीजिए ये वेलोसिटी इसकी 10 मीटर पर सेकंड बिफोर कोलिजन थी, तो बाद में भी 10 मीटर पर सेकंड कोलिजन होगा, बाद में भी क्या होगा 10 मीटर पर सेकंड उसी डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगी, मतलब वेलोसिटी नहीं चेंज होगा। और वेलोसिटी का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंजेस नहीं होंगी। तो जो ये स्पेशल पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ द मास है। तो इसलिए हम सेंटर ऑफ द मास पढ़ रहे हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ द मास एक ऐसा पॉइंट है जो चीज़ों को बहुत आसान कर देता है। तो अगर हम इसमें न्यूटन्स का सेकंड लॉ लगाएं तो क्यों पढ़ेंगे, इसके पीछे का रीज़न बता दिया। अब अगर हम न्यूटन्स का सेकंड लॉ लगाए किसी एक्सटेंडेड बॉडी पे या सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स पे, तो अगर हम किस सेंटर ऑफ द मास को क्या मान चले अपना, एक ऐसा पॉइंट जो चीज़ों मतलब उसका पोजीशन दिखा रहा है, जो बॉडी दी गई है उसका पोजीशन दिखा रहा है, और पूरा मास पे कॉन्सेंट्रेटेड है। अब जरूरी नहीं है कि जो सेंटर ऑफ द मास है वहीं क्या उसका सेंटर ऑफ द मास पे पॉइंट में मतलब उस बॉडी के अंदर ही होना चाहिए, जरूरी नहीं है। वो एक ऐसा पॉइंट होता है, जरूरी नहीं वहाँ पे मास हो या पार्टिकल हो, लेकिन एक पॉइंट है जिसको हम पोजीशन भी दे सकते हैं, वेलोसिटी भी दिखा सकते हैं और एक्सेलेरेशन भी दिखा सकते हैं। मतलब वो लगभग पॉइंट से बिहेव करेगा, ऐसा पॉइंट जहाँ पे पूरे पार्टिकल का जो पूरा मास है पूरे बॉडी का उधर ही क्या है कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे आप देखिए रिंग देखिए, रिंग क्या होता है कि एक ऐसी बॉडी है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ द मास क्या होता है, बीच में होता है, किसी बॉडी के ऊपर नहीं होता है, क्या होता है सेंटर में होता है, जो देखा जाए तो इसके बाहर है बॉडी के, है कि नहीं। फिर भी हम इसको देखते हैं कि इसका सेंटर ऑफ बीच में आता है। तो ऐसे चीज़ें होती हैं, जरूरी नहीं हो सकता है, जरूरी नहीं हो कि होना चाहिए। तो क्या है, एफ नेट जो हम जानते हैं इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। ये जब हम कब लगाते हैं, कब किसी एक पार्टिकल्स के लिए लगाते हैं, पार्टिकल के लिए, बस एक पार्टिकल के लिए, और उसका मास m है। लेकिन जब हम एक्सटेंडेड बॉडी के लिए लगाएंगे तो ये जो मास होगा ये टोटल मास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m क्या होगा, ये टोटल मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अब सिस्टम ऑफ द पार्टिकल डिस्क्रीट भी हो सकता है और कंटिन्यूअस भी हो सकता है, ठीक है। आप इसमें चीज़ों को समझना है कि इस टर्म में क्या क्या मीनिंग है इस टर्म्स के। तो देखेंगे इनमें ये जो क्वेश्चन जो हम लिखे हैं, क्वेश्चन फॉर्मूला लिखे हैं, इसमें 3 क्वांटिटी है, और एक क्वांटिटी में जो सेंटर ऑफ द मास मतलब एक एक्सप्रेशन क्या है, हमारी पूरी बॉडी होगी, उसमें जो पॉइंट है सेंटर ऑफ द मास उसका एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, उस पॉइंट को हम कंसिडर चल रहे हैं। अब बॉडी में कैसा मूवमेंट हो, हमें पता ही नहीं चल पाएगा, हम बता नहीं सकते। तो हम इसको देखते हैं इसमें कहना क्या जाता है। तो इसमें 3 क्वांटिटी है। पहला क्या क्वांटिटी है, एफ नेट। ये जो एफ नेट होता है ना, ये एफ नेट एक्सटर्नल होता है। जब हम एक सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स कंसिडर करते हैं तो उसमें जब ढेर सारे पार्टिकल्स है तो अपने में मूवमेंट भी करेंगे, एक दूसरे से कोलिजन भी करेंगे। बट जब कोलिजन करेंगे, जब अपने में लड़ेंगे, तो ये जो फोर्सेस होते हैं ये इंटरनल फोर्स होता है। क्या होता है, इंटरनल। तो जब एक दूसरे से लड़ेगा तो एक दूसरे जब लड़ते हैं तो एक क्या होता है, पेयर ऑफ द फोर्सेस बनते हैं, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल होते हैं। जब हम पूरा सिस्टम कंसिडर करेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। मीन्स जो हमारा एफ इंटरनल आएगा, एफ इंटरनल फोर्सेस का एफ नेट इंटरनल 0 होगा, मीन्स इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो जो एफ नेट लिखा गया है ये एफ नेट एक्सटर्नल होता है, ठीक है। ये हो गया, ये हम समझ गए एफ नेट क्या होता है। और मास एम जो है टोटल मास ऑफ किसका है, सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स के लिए। और जब हम जो भी केस कंसिडर करेंगे तो अगर अभी हम नॉर्मली अभी हम जब रॉकेट की बात करेंगे तो एम चेंज होगा, बट अभी चेंज नहीं होगा। मीन्स जो मास होगा हमारे भी सिस्टम ऑफ द पार्टिकल का कॉन्स्टेंट है, ना कोई मास अंदर आएगा ना कोई मास बाहर जाएगा। हाँ, मतलब कोई पार्टिकल ना आएगा ना कोई पार्टिकल बाहर जाएगा। और इसके बाद तीसरी क्वांटिटी क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ द मास। तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ द मास क्या है कि जो हमारा सिस्टम ऑफ द पार्टिकल में सेंटर ऑफ द मास होगा उसका एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। इसको देख के आप बता नहीं सकते कि बीच में जो पार्टिकल्स हैं इधर रखा है उधर रखा है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उससे आप कुछ नहीं बता सकते बीच वाले पार्टिकल्स का। बस क्या बता सकते हैं कि सेंटर ऑफ द मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। ठीक है, तो अगर इसको देखना चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ये क्या है, पूरा एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में। अगर आप क्या करें इसको, सॉरी यहाँ पे रहेगा ये, इसको क्या करें इसके एक्स वाई और जेड कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एफ नेट एक्स के अलोंग मास एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ द मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ द मास अलोंग एक्स एक्सिस, एफ नेट अलोंग वाई मास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ द मास अलोंग वाई एक्सिस, एफ नेट जेड मास अलोंग जेड एक्सिस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जब कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं एक्स वाई जेड, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है।
और एक अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस पे कुछ हो रहा है तो वाई एक्सिस पे इफेक्ट नहीं करेगा, है कि नहीं। इतना पढ़ते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं, पीछे देखे भी हैं। अब चलते हैं कि ये जो हम फॉर्मूला लिखे हैं, ये फॉर्मूला आया कैसे, इसको हम प्रूव करेंगे। प्रूव करने की जरूरत क्यों पड़ी? प्रूव करने की जरूरत ये पड़ी कि एग्जाम में तो आता भी नहीं है वैसे। इसका मेन प्रूव करने का मोटो ये है, जब आप किसी चीज़ को प्रूव करते हैं, जो प्रूव करने का जो प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर से आप समझ सकते हैं कि सम्स कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो कभी भी हम जब कोई भी सम्स करते हैं, अगर उसका फॉर्मूला बना है, उसका कोई प्रूफ है, तो प्रूफ जरूर पढ़िए, क्योंकि प्रूफ से ही समझ में आता है कि चीज़ों को कैसे टैकल करना है, सम्स को कैसे सॉल्व करना है। और एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, सब कुछ बता देता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, जो आपको डाउट होता है, ठीक है। इसलिए हम प्रूफ को देखते हुए चलेंगे। नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन लिंक में। अब चलिए प्रूफ के लिए चल रहे हैं हम लोग। तो उसके पहले हम देखते हैं एक केस, फिर उसी केस को लेते हुए हम प्रूव करेंगे। मान लीजिए एक छोटी सी तो बड़ी सी बिल्डिंग है, दिवाली का समय, फायर क्रैकर्स है। मान लीजिए किसी ने बॉम्ब फेंका, बॉम्ब का मोशन हो रहा है अंडर द ग्रेविटी, क्योंकि हम अर्थ पे हैं, तो इस पर कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा? ग्रेविटी, डाउनवर्ड। मान लीजिए हमने बॉम्ब फेंका, कुछ गोल सा बम था, फेंका जब, तो शुरुआत में क्या करेंगे? तुरंत तो फूटेगा नहीं, फूटेगा तो हाथ नहीं फूटेगा, तो घाव लग सकता है। तो कुछ समय बाद जब फूटता है, मान लीजिए यहाँ पे आके ये एक्सप्लोड करेगा, कुछ समय बाद यहाँ से फेंके हम लोग, इसके बाद आके ये एक्सप्लोड करेगा। तो जब ये एक्सप्लोड कर जाएगा, मान लीजिए एक्सप्लोड करेगा, तो इसके बहुत से टुकड़े हो जाएंगे, तो टुकड़े कहीं ना कहीं फैल जाएंगे। अब देखेंगे जो बम होगा, ये एक स्टैंडर्ड बॉडी है, इसका अगर हम पोजीशन दिखाना चाहें तो हम किससे दिखाएंगे? सेंटर ऑफ द मास से। आप अभी पढ़ें कि इंटरनल फोर्सेस से क्या होगा हमारे बॉम्ब पे, मतलब किसी भी पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास पे मोशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस एक्सटर्नल फोर्सेस से उसके सेंटर ऑफ द मास पे मोशन में फ़र्क पड़ेगा। आप देखेंगे कि पार्टिकल को अगर हम सेंटर ऑफ द मास मान चले, पूरा मास पे कॉन्सेंट्रेटेड है सेंटर ऑफ द मास पे, तो जानते हैं कि ये पैराबोलिक मोशन करना चाहिए, मीन्स जैसे ये जा रहा है ये आगे भी ऐसे जाना चाहिए। बट जैसे बीच में एक्सप्लोड करता है बम, ये फायर क्रैकर एक्सप्लोड करता है, तो लगेगा कि ये इस पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है, और सीधी सी बात है, आपको लगेगा अभी पाथ फॉलो नहीं कर रहा है, कुछ पार्टिकल्स, मतलब कुछ पार्ट इधर जा रहे हैं, कुछ पार्ट उधर जा रहे हैं। लेकिन आप जैसे पढ़ें कि एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सप्रेशन ऑफ सेंटर ऑफ द मास, मीन्स अब यहाँ पे जब फोर्स लग रहा है ग्रेविटी वाला, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसका मोशन अंडर द ग्रेविटी होना चाहिए, जैसे ये जा रहा है तो ऐसे ही जाना चाहिए, है कि नहीं, आप जैसे जानते हैं। लेकिन लगेगा कि नहीं जा रहा है, क्योंकि बीच में एक्सप्लोड कर दिया है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, क्या है कि इसको ऐसा मोशन करना चाहिए, अगर एक्सप्लोड नहीं करता, अब ये फिर भी वैसा मोशन करेगा। अब कौन सा पार्ट मोशन करेगा इसका? वो पॉइंट होगा सेंटर ऑफ द मास, मीन्स ये एक्सप्लोड कर दिया है, फिर भी ये इसका सेंटर ऑफ द मास इस तरह मोशन करेगा। ऐसा क्यों करेगा? आपको लगेगा ऐसा नहीं करना चाहिए, बट ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि जब बम या फायर क्रैकर एक्सप्लोड किया है, एक्सप्लोड जब किया है, तो जब एक्सप्लोड करने का जो रीज़न था, हमारा इंटरनल रीज़न था। इंटरनल मीन्स जो फोर्सेस लगे हैं इसको एक्सप्लोर करने में, ये जो फोर्सेस है ये एफ इंटरनल है। क्या है? एफ इंटरनल। एफ इंटरनल का से क्या स्पॉन किया है, क्योंकि ये सब फोर्सेस अंदर से लग रहे हैं, तो एक्सप्लोर किया है। तो मान लीजिए अगर कोई नेट, मान लीजिए पार्टिकल यहाँ जा रहा है किसी फोर्स से, कुछ F1 है इस साइड, तो दूसरा पार्टिकल भी अगर नेट देखा तो उसके अपोजिट जाएगा, मीन्स ये एक दूसरे को क्या होगा, पेयर्स बनेंगे और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। मीन्स एफ नेट इंटरनल का जो फोर्सेस होगा एक दूसरे को जीरो कर देंगे। तो ये हमारा बस बचेगा फिर, बस एक्सटर्नल जो ग्रेविटी लग रही है, तो हमारा मोशन होना चाहिए इस तरह से, और ऐसा मोशन होता ही जब हम सेंटर ऑफ द मास को एब्जॉर्ब करें तब, ऑब्जॉर्ब, ठीक है। तो समझिए ना कि जो मोशन होगा सेंटर ऑफ द मास का, वही पाथ का होगा, बीच में एक्सप्लोड करे उसका मतलब नहीं है, क्योंकि जो एक्सप्लोड हुआ है वो इंटरनल फोर्स के उसको है, और इंटरनल फोर्स यहाँ आता नहीं है, बस एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं, क्योंकि इंटरनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ये किस समझ चुके हैं, अब इसको समझते हैं, अब सॉल्व करते हैं जो हमने प्रूफ था। मान लीजिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड, बहुत सारे पार्टिकल्स है, या सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स ले सकते हैं। सॉलिड स्टेट, सॉलिड कंटिन्यूस बॉडी भी हो सकती है, या डिस्क्रीट बॉडी भी हो सकती है, उससे हमें मतलब नहीं, क्योंकि ये जब फॉर्मूला लिखाएंगे ये जनरल फार्मूला है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है, एन पार्टिकल, इसका पोजीशन वेक्टर आर एन वेक्टर होगा। ऐसे यहाँ पे मान लीजिए M1 पार्टिकल है, इसे करके ये Mn पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल M1 M2 M3 करके बहुत सारे पार्टिकल्स है, सबका मास होगा हर पार्टिकल का।
हर पार्टिकल का मास होगा, जैसे पार्टिकल 1 है तो m1 उसका पोजीशन r1, ठीक है। तो ri जो है पोजीशन वेक्टर है किसका, ri इज पोजीशन वेक्टर ऑफ mi पार्टिकल। तो अगर मैं इसके सेंटर ऑफ द मास की बात करूँ, उसका पोजीशन क्या होगा, तो जैसे हम फॉर्मूला पढ़ते आए हैं सेंटर ऑफ द मास का, तो r सेंटर ऑफ द मास क्या हो जाएगा, ये m1 उसका पोजीशन वेक्टर, m2 उसका पोजीशन वेक्टर, ऐसे ऐड करते करते mn उसका पोजीशन वेक्टर, और नीचे सम ऑफ द मासेस m1 m2 ऐसे करके यहाँ तक mn। मानते टोटल जो मास है इसका, टोटल मास मीन्स m1 m2 ऐड करके mn, जितने भी पॉइंट हम मान सकते हैं। अब mn की मानते हैं, ये सब क्यों होता है, देखो भाई इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, हर पार्टिकल अगर हम असाइन करेंगे 1 2 3, अब पता नहीं n कितना हो सकता है, जैसे हम उसको n बोलते हैं, n मीन्स कुछ भी हो सकता है, कितना भी नंबर हो सकता है, 100 200 1000 2000 कुछ भी, इसलिए हम क्या करते हैं लिखते हैं, उसका टेंशन नहीं लेना है। इसको हम मानते हैं टोटल m, टोटल जो मास है इसका m है, और कंडीशन वही है कि इसमें कोई मास आ नहीं रहा है, कोई पार्टिकल आ नहीं रहा है, कोई जा नहीं रहा है, ठीक है नहीं। तो अगर हम इसको देखिए पूरा m हो जाएगा, तो ये हो जाएगा RCOM, सेंटर ऑफ द मास m1 r1 वेक्टर, m2 r2 वेक्टर, mn rn वेक्टर, नीचे टोटल m हो जाएगा। अगर m को इस साइड भेजते तो क्या कहीं m RCOM वेक्टर इक्वल टू m1 r1 वेक्टर, m2 r2 वेक्टर प्लस, इसके बाद हम ऐड कर दें, ये सब तो लिख लिए होंगे आप, इसलिए मिटा रहे हैं, mn rn वेक्टर, और पता है यहाँ पे प्लस हमको दिखाना पड़ेगा, और यहाँ पे भी कि चीज़ें ऐड हो रही है, ना कि डॉट करके छोड़ देना है। कुछ लोग दिमाग से देंगे बट नोटेशन सही होना चाहिए, कोशिश करो कि सब चीज़ एक्यूरेट लिखें आप, ये हो जाएगा। अब देखिए ये तो हमने बता दिया कि पोजीशन वेक्टर क्या है किसी, मतलब ROCM अगर हाँ पार्टिकल है, मान लीजिए पार्टिकल, मतलब ये सिस्टम में पार्टिकल मूव कर रहा है, जब मूव करेगा तो उसकी सिस्टम में वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको करेंगे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हम टाइम से डिफ्रेंशिएट करेंगे पोजीशन को तो हमें वेलोसिटी मिलती है ना, तो ये लिखना है, तो d/dt, ये m RCOM, ये d/dt पूरे में चल जाएगा, m1 r1 m2 r2 वेक्टर प्लस डेस mn rn वेक्टर, n सुफिक्स है भाई, टेंशन नहीं लेना है कि क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई में नहीं है। अब अभी आपको पता है कि m टोटल ऑफ द मास पार्टिकल कांस्टेंट है, कांस्टेंट में तो इसका कौन डिफ्रेंशिएशन होता नहीं, बाहर आ जाएगा। आप पीछे फॉर्मूला देख के ही है, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसी चीज़ को, मान लीजिए d/dx है, और c है यहाँ पे u क्या है, फंक्शन ऑफ द x है, u क्या है, ux, इतना तो जानते ही होंगे आप। तो जो c है कांस्टेंट है, कांस्टेंट में से बाहर आ जाएगा, d अंदर चला जाएगा और u के साथ डिफ्रेंशिएट करेगा। अब कोई मल्टीप्लाई में है, d/dx, मान लीजिए यहाँ पे v है प्लस u है, तो ये v के साथ भी जाएगा और u के साथ भी जाएगा, अगर कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ये सब फॉर्मूलेज है जो आप जानते हैं, सबसे आसान डिफ्रेंशिएशन ही होता है। तो हम इसको अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये m d/dt RCOM। अगर आपको समझ भी नहीं आता कि कैसे चीज़ें होती हैं, डिफ्रेंशिएशन होता क्या है, कैसे क्या हो रहा है, तो आप पीछे जाके बेसिक मैथ्स में डिफ्रेंशिएशन का लेक्चर आप देख सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा देखने में, सब समझ में आएगा क्यों कैसे क्या हो रहा है। फिर यहाँ पे m1, अब जैसे मैंने बताया आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हर पार्ट चीज़ में हो जाएगा हर जगह, तो इसमें m1 कांस्टेंट होगा, क्योंकि मास जो होगा पार्टिकल 1 का वो कांस्टेंट होगा, तो m1 बाहर आ जाएगा यहाँ पे, d/r1 dt प्लस m2 dr2 dt, ऐसे ऐड करते करते drn dt। अभी आपको पता है कि dri वेक्टर अपॉन dt कर दे, मतलब कोई r मीन्स कोई i पार्टिकल होगा तो उसका क्या होगा, वेलोसिटी मिलता है, तो vi मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो बस इसको लिख देना है, ri क्या है, पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ द ith पार्टिकल, vi क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ith पार्टिकल, है कि नहीं। तो लिख देते हैं अभी
एम वी सी ओ एम, वेलोसिटी वेक्टर m1 v1 वेक्टर m2 v2 वेक्टर प्लस ऐड करते करते mn rn वेक्टर vn वेक्टर। ठीक है, ये हो गया। अभी देखिए हम एक्सप्रेशन तक पहुँचे नहीं है, एक्सप्रेशन कब पहुँचेंगे, इसकी वजह वापस डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी नहीं हमें एक्सप्रेशन जानना है क्योंकि एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सप्रेशन है। अगर मुझे चाहिए क्या एक्सप्रेशन, तो अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी आपको समझ नहीं आ रहा मतलब इसमें क्या की पॉइंट है, अभी आएगा जब मैं सब लिख लूँगा तो बताऊँगा क्या की पॉइंट इसके अंदर, जो मुझे भी पहले बहुत कन्फ्यूजन होता था। जब हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या होगा, ये जो इक्वेशन में v, तो हम इसको लिखे वापस, तो एक स्टेप में छोड़ूंगा कि m पहली बार आ जाएगा d/dt VCOM, जैसे पीछे करते हैं m कॉन्स्टेंट तब आ जाएगा इसके, जैसे m1 d v1 dt प्लस m2 d v2 dt प्लस करते करते mn d vn अपॉन dt। आपको पता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ vi वेलोसिटी क्या होगा, ai होगा, एक्सप्रेशन ऑफ द पार्टिकल। तो सब लिखूंगा नहीं मैं भी, और डायरेक्ट जब करेंगे इसको क्या हो जाएगा, ये m, ये क्या है सेंटर ऑफ द मास का, तो ये एक्सप्रेशन सेंटर ऑफ द मास, ये हो जाएगा m1 a1 प्लस m2 a2, ऐसे ऐड करते करते हो जाएगा mn an। अब ध्यान से देखिए, जब मैं ith पार्टिकल के लिए, अगर हम किसी ith पार्टिकल को बस कंसीडर करें, ith पार्टिकल को, पूरा सिस्टम ऑफ द पार्टिकल नहीं, बस ith एक किसी एक पार्टिकल को, तो फिर उसके लिए हम क्या लिखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ, तो Fi नेट इक्वल टू क्या जाएगा मास इंटू ith पार्टिकल एक्सप्रेशन ऑफ द ith पार्टिकल। अगर हम किसी एक को ले लें, मान लीजिए फर्स्ट पार्टिकल के लिए बात करें, तो F1 नेट भी कोई F1 लिख देते हैं, चलो F1 इक्वल टू m1 a1 वेक्टर, ऐसे F2 m2 a2 वेक्टर, ऐसे करते करते Fn mn an वेक्टर। मतलब किसी मान लीजिए हमारे पास ith पार्टिकल या फर्स्ट पार्टिकल की बात करें, एग्जाम्पल लेके, फर्स्ट पार्टिकल का जो एक्सप्रेशन होगा मास m1 है, एक्सप्रेशन जो होगा कैसे एक्सप्रेशन होगा, किस पर डिपेंड करेगा, फोर्सेस कितनी लग रही हैं। अब यहाँ जो फोर्सेस लग रही हैं कि उस पार्टिकल पे बाहर से भी सकती है, इंटरनल फोर्सेस भी हो सकती हैं। तो हम उसको F1 मान चले, पूरा जो भी नेट फोर्स लग रहा है उस पर, तो यहाँ पे F1 क्या है, एक्सटर्नल भी इंटरनल भी है। तो अगर हम इसको लिखें अच्छे से, हमारा फॉर्मूला जो हुआ था ये जगह Fm ए सेंटर ऑफ द मास इक्वल टू F1 प्लस 2 प्लस Fn। अब यहाँ पे देखिए ये जो फोर्सेस है इसमें इंटरनल फोर्सेस भी इंक्लूड है प्लस एक्सटर्नल फोर्सेस भी इंक्लूड है फोर्सेस। लेकिन आपको पता है कि अगर हम पूरा सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स मान के चलेंगे, जो भी इंटरनल फोर्सेस इंक्लूड है इनके अंदर क्या होती है, पेयर्स में होती है, तो उसको कैंसिल कर देंगे। तो लास्ट में अगर हम इसका पूरा इफेक्ट लिखें, अब हम ऐसा क्यों करें, क्योंकि आप जानते हैं कि हम अभी जो लिखे F नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सप्रेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द मास, यहाँ पे जो F नेट था बस एक्सटर्नल फोर्सेस थे, यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस भी हैं, एक्सटर्नल भी फोर्सेस हैं। तो क्या समझना है इसके अंदर, इसके ये समझना है जब हम इसको पूरा सम करेंगे, सुपर पोजिशन ऑफ दी वेक्टर्स करेंगे, तो इंटरनल फोर्सेस उसको कैंसिल करेंगे, बस बचेगा क्या F एक्सटर्नल बचेगा, F नेट जो रहेगा ये F नेट एक्सटर्नल ही बचेगा। यही क्या है हमारा F नेट ही लेके चल रहे हैं हम। तो हमारा क्या हो गया, ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया, बड़ा है, हमने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, प्रूफ कर दिया। अब देखिए अब समझ में आया कैसे लिखा गया। अब देखिए इसमें हम कुछ चीज़ें क्या जान सकते हैं, मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे कुछ सेंटर ऑफ द मास है। मान लीजिए इसमें कुछ फोर्स लग रहा है F1, यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा है F2, इधर कुछ फोर्स लग रहा है F3, इधर लग रहा है F4। आप सोचेंगे कैसे अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, तो सबके हिसाब से अलग अलग मतलब सेंटर ऑफ द मास मांगना चाहिए। लेकिन अगर आप सेंटर ऑफ द मास माने हैं
तो अगर सभी फोर्सेस का आप नेट निकाल लें, मतलब एफ नेट मीन्स F1 प्लस F2 F3 F4 जो भी फोर्सेस दिए गए सबका नेट निकालेंगे और इस फॉर्मूले में कर देंगे इवेलुएट, तो आपको एक्सेशन मिलेगा और एक्चुअल एक्सेशन मिलेगा किसका, सेंटर ऑफ द मास का। कुछ गड़बड़ नहीं होगी। पहले मैं सोचता था कि ठीक है सेंटर ऑफ द मास है, अगर पार्टिकल यहाँ पे अगर इधर फोर्सेस लगा रहे हैं तो अच्छी बात है, तब हम बता सकते हैं कि इससे फॉर्मूला लगेगा। बट अगर आप पार्टिकल्स मान के चलें, सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उसके पार्टिकल्स पे कोई भी फोर्स लग रहा है, हाँ एक ही पार्टिकल पर लग रहा है, इधर कुछ और पार्टिकल लग रहा है, इधर कुछ और पार्टिकल लग रहा है, तो आप सबका नेट निकाल लीजिए, सभी का नेट, तो भी आप इसको बता सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ द मास का एक्सप्रेशन क्या हुआ। ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से कुछ और इफेक्ट होगा, नहीं आपको मिलेगा। ठीक है, आप सोचेंगे कि इस पर जो फोर्सेस लगेगा एक्सटर्नल तो लग ही रहा है, इंटरनल की वजह से क्या होगा, कुछ चेंजेस होंगे। बट जब आप सब कंसिडर करेंगे इंटरनल फोर्सेस उसको कैंसिल कर देंगे, ओवरऑल इफेक्ट मिलेगा किसका, एक्सटर्नल का, जो सेंटर ऑफ द मास पे इफेक्ट दिखता है आपको। इंटरनल रहेगा तो बस इस पर दिखेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल रहेगा तो बस एक पार्टिकल दिखेगा, लेकिन जब बस एक्सटर्नल लेंगे ना तो पूरा उसका ओवरऑल इफेक्ट कहाँ दिखेगा आपको, सेंटर ऑफ द मास पे दिखेगा। तो इसलिए मैंने आपको प्रूव किया, तभी ये दिखाया कि ऐसे क्या हो रहा है। यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल भी है, लेकिन जब पूरा सब एड आउट कर लेंगे, सुपरपोजिशन कर लेंगे, जो हमको एफ नेट मिलेगा बस ये एक्सटर्नल ही मिलेगा, क्योंकि इंटरनल फोर्सेज उसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आप समझ गए होंगे क्या हुआ, मुझे ये समझाना था कि हम ये फोर्सेज को ऐसे ऐड करेंगे तो सॉल्व भी कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, हो सकेगा लास्ट में जब हम सम्स करेंगे तो हमको समझ में आएगा, और भी चीज़ें होंगी